हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इसमें आज हम फोर्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ प्रॉब्लम कह रहा है कि 3 चार्जेस Q1, Q2 और Q3 ये दिए गए हैं जो कि ट्राइंगल की वर्टाइसिस पे प्लेस किए गए हैं ए, बी और सी पे। ए पे Q1 है, बी पे Q2 है और सी पे Q3 है। डिस्टेंसेस भी आपको दिए गए हैं और उसके साथ साथ चार्जेस की मैग्नीट्यूड यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं वो 3, 4 और 5 हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1। Q1 पे लगने वाली फोर्स आप डिटरमाइन करें कि किस डायरेक्शन में होगी और क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो हम मालूम कर सकते हैं, जो कि दोनों फोर्सेस का सम होगी Q3 वाले फोर्स और Q2 वाले फोर्स का। तो पहले हम Q2 का फोर्स इसके ऊपर मालूम करेंगे, फिर Q3 का फोर्स मालूम करेंगे, देन वी कैन ऐड। और एडिशन क्या होगी? एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू दी पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है। तो हमें Q1 की जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q1 है और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन Q1 ये मालूम करने हैं। तो यहाँ पे फोर्स मालूम करने के लिए 2 का फोर्स मालूम किया Q1 के ऊपर, K Q2 Q1 ओवर R स्क्वायर। तो ये Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू और ये वाला डिस्टेंस हमने प्लेस किया, तो हमारे पास फोर्स आ गई 280 न्यूटन। तो 280 न्यूटन जो फोर्स आ रही है ये Q2 की फोर्स Q1 के ऊपर है। अब हमें Q3 की फोर्स मालूम करनी है। तो Q3 की फोर्स के लिए K Q3 Q1 ओवर R स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू, ये Q3 की वैल्यू, ये Q1 की वैल्यू, ये जो है ना डिस्टेंस, तो ये आ गया 196.875 न्यूटन। तो दोनों फोर्सेस हमें मालूम हो गई। जैसा कि आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं, जो पीछे हमने यहाँ पे ट्राइंगल रिप्रेजेंट किया, तो उसमें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो इसका मकसद है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90, F3 on 1 और F2 on 1 के दरमियान एंगल 90 बन रही होगी। जब एंगल 90 बन रही है तो हमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू F21 स्क्वेयर प्लस F31 स्क्वेयर। तो उसको हमने इस तरह से भी लिख दिया। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट किए तो हमें आंसर मिल गया 342 न्यूटन। तो एंगल मालूम करने का तरीकेकार होता है कि हम यहाँ पे एंगल मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हम डिटरमाइन करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें ये मिल गया फोर्स 3 on 1 और ये फोर्स 2 on 1 बेस है, जिसके बाद हमें एंगल मिल गई 35.1 डिग्री अलोंग ए बी। ए बी के साथ जो ए बी लाइन है उसके साथ जो है वो 35 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर हम देखें कि थीटा 1 इक्वल टू, जो थीटा 1 यहाँ पे दी गई है आपको, कि हम थीटा 1 डिटरमाइन करें, तो वो थीटा 1 आपके लिए क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा। तो 90 में से आप वो थीटा माइनस कर दें तो 54.9 अलोंग AC। तो यहाँ पे देखें, आप अगर ए बी लाइन के साथ एंगल मालूम करते हैं, मतलब ये वाली ए बी लाइन, तो आपके पास 35 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रहा है। और अगर आप ये लाइन डिटरमाइन इसके साथ एंगल डिटरमाइन करते हैं, तो आप जो है ना 90 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास आंसर इस एंगल का आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है कि दो स्मॉल स्पेयर हैं जिनके मासेस इक्वल हैं 0.1 ग्राम और उनको सस्पेंड किया गया सिल्क के एक थ्रेड से, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब स्पेयर को अगर हम इक्वली चार्ज करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे डेफिनेटली, लेकिन एक दूसरे को रिपेल करते हुए वो जब 24 सेंटीमीटर उनके दरमियान फासला हुआ तो वो रिपल्शन की वजह से वहां पे स्टैटिक हो गए। तो अब वो डिस्टेंस उनके दरमियान 24 है, थ्रेड जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब आप डिटरमाइन करके दें कि स्पेयर्स पे चार्ज कितनी है।
तो चार्ज को मालूम करने के लिए हमें फोर्स मालूम होना ज़रूरी है। जब फोर्स मालूम होगा तो हम चार्ज मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा पहले हमें फोर्स मालूम करना पड़ेगा। तो फोर्स को मालूम करने के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ है। उसके लिए हम पहले डेटा लिख लेते हैं। ये डेटा हमारे पास है कि मासेस दोनों के इक्वल है, इतना है मास। जो लेंथ है रॉड की वो इतनी है, थ्रेड की इतनी है, और ये जो सेपरेशन है दोनों के दरमियान वो ये है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इस वजह से कि दोनों चार्जेस एक इक्वल होंगी, इस वजह से। तो अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन और क्यू इज इक्वल टू दिस वन। अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू हमें मालूम है 24 सेंटीमीटर, के की वैल्यू मालूम है, लेकिन हमारे पास एफ की वैल्यू अभी अननोन है। तो एफ की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे देखें, स्पेयर पे हमने उसको उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं उनको स्प्लिट कर दिया है। तो ये टोटल फोर्स है। ये टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, और ये डब्ल्यू है। तो अब अगर हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं तो डब्ल्यू और टी साइन थीटा इक्वल होंगे, टी कॉस थीटा और एफ जो है वो इक्वल होंगे। तो इन्हीं की बेसिस पे हमें अब आंसर मिलेगा। तो हमने वही कंडीशन अप्लाई करना शुरू की। सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस 0, मतलब एफ माइनस टी कॉस थीटा 0। तो एफ और टी कॉस थीटा इक्वल हो गए। सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू 0, तो जिसकी बेसिस पे t sin थीटा माइनस w इक्वल टू 0, मतलब t sin थीटा और w आपस में इक्वल होगा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लेते हैं। w ओवर f इक्वल टू t sin थीटा ओवर t cos थीटा। यहाँ पे t कैंसिल हो जाएगा, sin ओवर cos tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम रीअरेंज करें, f इधर आ गया, tan थीटा इधर चला जाएगा, तो f इज इक्वल टू w अपान tan थीटा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम जी ओवर टेन थीटा। अगेन अगर हमारे पास थीटा होगी तब हम फोर्स मालूम कर सकेंगे, क्योंकि मास और जी हमारे पास मालूम है। तो एंगल डिटरमाइन करने के लिए हमने जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है वो एक ट्राइंगल जो है ना लिया। यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, आप चाहे ये ट्राइंगल ले लें, चाहे ये ट्राइंगल ले लें। अब इस ट्राइंगल की ये एंगल है, इसके सामने ये जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास जो है हेपाटिन्यूज है, ये बेस है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ अभी मालूम करनी पड़ेगी। जब पहले उसकी लेंथ मालूम करेंगे, या हम कॉस लगा दें यहाँ पे तो एंगल उसमें से मिल सकती है, क्योंकि कॉस होता है बेस अपान हेपाटिन्यूज। तो बेस और हेपाटिन्यूज दोनों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। बेस की ये वैल्यू 12 और ये 20 वैल्यू मौजूद है। तो उसकी बेसिस पे हमने कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी लिया, 12 अपान 20, तो ये आंसर आ गया। एंगल हमारे पास मिल गई 53.1 डिग्री। अब ये वैल्यू हमने सिंपली सब्सटीट्यूट की, जो एफ की इक्वेशन बनाई थी, ये m इंटू जी डिवाइडेड बाई 10 इंटू थीटा। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास फोर्स आ गई 7.36 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। और जब हमने ये फोर्स की वैल्यू पीछे जो हमने इक्वेशन बनाई थी Q की, उसमें सब्सटीट्यूट की, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 6.86 इंटू 10⁻⁸ कूलम। So this is the charge on both of the spheres. प्रॉब्लम नंबर 6 कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, 2 इंटू 10⁻⁷ और -5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। जो दोनों को हमने प्लेस किया है, 50 सेंटीमीटर प्लेस किया है एक दूसरे से अवे। तो आपको फाइंड करनी है वो पॉइंट जहां पे दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना रही होगी। डेफिनेटली जो चार्जेस हैं अगर हम उनको रिप्रेजेंट करें तो आपको ये हमने फिगर दे दी है, Q2 और Q1। Q1 प्लस है, ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे 0 हो सकती है जहाँ पे दोनों की इक्वल अमाउंट हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो हमने सपोज एक पॉइंट ले ली यहाँ पे कि पॉजिटिव की फील्ड रिपल्सिव होगी, नेगेटिव की फील्ड अट्रैक्टिव होगी, तो इस तरफ दोनों सपोज कैंसिल कर रही हैं। तो जब कैंसिल कर रही हैं तो हम इसको अब फर्दर जो है एनालाइज करेंगे कि भाई E1 को हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे देखें कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लिख देते हैं x, ये x है, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लिखेंगे x प्लस r। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये r है, ये x है, ठीक। तो ये Q2 का डिस्टेंस हो गया x प्लस r। तो ये हमने जो फील्ड है
this is the field of Q1 positive, this is the field of Q2 means negative. तो हमने दोनों फील्ड को सम किया, सम करने के बाद हमें ये पता चला कि ये फील्ड E1 माइनस E2 होगी जो कि इक्वल E के होगी। E1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, E2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इक्वल टू 0। ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर चला जाएगा तो ये जो है ना पॉजिटिव में हो गया। तो यहाँ पे के कैंसिल हो गया, ठीक है, के जो है वो कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास जो रिजल्ट बच गया वो x प्लस आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और जो q जो यहाँ पे देखें, ये हम इस तरफ ले गए, q1 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, q2 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब हम दोनों को इसको इस तरह से स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जब हमने इस तरह से स्क्वायर लिखा तो हमारे पास ये चीज जो है ना ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे 2.5 पे जो है ना अंडर रूट आ जाएगा, x प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1.58 इसके अंडर रूट। और यहाँ पे हमने फर्दर क्या किया कि जो x इधर डिवाइड कर रहा है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1.85x ये x प्लस आर। तो यहाँ पे जो हमने x है ये स्मॉल x इस तरफ, उसको इस तरफ ले गया, ये नेगेटिव का हो गया, r इक्वल टू दिस वन। तो 1.58x से माइनस x होगा तो ये बच जाएगा 0.58x जो कि इक्वल हो जाएगा 0.5 के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 0. जो इस तरफ जो रिजल्ट मिल रहा है ये 0.58x है जो कि इक्वल हो जाएगा r के, ठीक है। दिस इज इक्वल टू r जो कि हमें दिया गया 50 सेंटीमीटर, वो हमने वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है, 0.5। तो जब हमने x को डिटरमाइन किया तो ये 0.58 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.86 मीटर मीन्स 86 सेंटीमीटर। आप 86 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या 0.86 मीटर भी लिख सकते हैं। So this is all about the problems of chapter number 12 electrostatics. For further videos stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.